नमस्कार। कैसे हो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। हेलो एवरीवन। मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोग जो थर्ड चैप्टर है इसको कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर का टाइटल देख लो एक बार कौन सा है। थर्ड चैप्टर इज द टाइप्स ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये वाला चैप्टर है। और आर एस शर्मा सर वाली एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं, ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकता हूं मैं मेरे पास अलग अलग सोर्सेज होंगे, अलग अलग सोर्स होंगे, और उन सोर्सेज के बेसिस पे मैं हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करूंगा। जैसे मेरे को पुराने टाइम का मटेरियल रिमेन मिल गया, मैंने जमीन को खोदा, जमीन को खोदने के बाद आज से कुछ 1000 साल पहले वाली चीज मेरे को मिल गई, तो उसको मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, ये मटेरियल रिमेन है। तो इस टाइप के अपने पास सोर्स मिल रहे हैं, ये हम कर चुके हैं। कॉइन्स पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं, ये इंस्क्रिप्शंस पे कर चुके हैं, अभी हम करने वाले हैं लिटरेरी सोर्स। व्हाट इज लिटरेरी सोर्स? अगर मैं कहूं कि किसी पुराने जमाने में, एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे, किसी आदमी ने कुछ चीज लिख के छोड़ दी, उसने कुछ लिखा और वो लिखा वो हमको आज मिल जाए, तो इट इज बेसिकली लिटरेरी सोर्स। कोई दिक्कत? बेसिकली ये पूरा का पूरा जो लिटरेरी सोर्स था, ये मैंने एक बार रिकॉर्ड कर लिया था, और उसके बाद हुआ यूं कि उसमें आवाज नहीं आ रही। ठीक है, उसके अंदर आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई और पूरी की पूरी वो जो है सेशन रिकॉर्ड हो गया। खैर एनीवेज, कोई नहीं, आई एम डूइंग इट अगेन राइट नाउ। तो लिटरेरी सोर्स क्या कह रहा है कि ऑल्दो, देखो, एंशिएंट इंडियंस को 2500 बीसी में पता था कि राइटिंग क्या होती है। ये हमको कैसे पता लगा? हमने जब इंस्क्रिप्शंस पढ़े तो उसमें पता लगा कि हड़प्पा वाले लोग 2500 बीसी में थे, और हड़प्पा वाले लोगों को हमको इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। ठीक है, वो इंस्क्रिप्शन चाहे वो लिखी हुई चीजें, चाहे उनकी सील पे मिले, सील आपको पता है, जैसा कि हमने देखा था पिछले वीडियो में, तो सील्स वगैरह मिलते हैं। तो उस टाइम राइटिंग तो आ गई थी, लेकिन हमको इतनी बड़ी पुस्तकें, इतनी बड़ी ज्यादा चीजें, मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं मिली उस टाइम में। क्या नहीं मिली? मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं मिली उस टाइम पे हमको। ठीक, और आर मोस्ट एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट जो है, व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट? मैन्युस्क्रिप्ट मतलब कि हाँ भाई, जो आपकी पुस्तकें हैं, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म किसी ने लिखा होगा, उसको बोल दिया मैन्युस्क्रिप्ट। दे आर नॉट ओल्डर देन 4th सेंचुरी एडी। ठीक, और ये हमको कहाँ मिल रही है? ये मिल रही है सेंट्रल एशिया के अंदर। इंडिया की लिखी हुई चीजें सेंट्रल एशिया में मिल रही हैं। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में दे वर रिटन ऑन द बर्च बार्क एंड पाम लीव्स। ठीक, बर्च बार्क, व्हाट इज अ बर्च बार्क? किसी पेड़ की छाल है ये, और बर्च इज ए पेड़, और उसकी छाल को बोलते हैं बार्क। ठीक, एक बार देख लेता हूँ ये कहाँ पे मैंने सारा सर्च किया हुआ था यार ये। ठीक है, हाँ, हेयर इट इज। देखो, एक बार ये लोड हो जाए। हाँ, ये पेड़ है, इसकी छाल उतारी, और इसको छाल को उतारने के बाद, इसको बार्क को हिंदी में छाल बोलते हैं, तो छाल को उतारने के बाद इन्होंने इसके ऊपर राइटिंग करी। ठीक, क्या की? राइटिंग की। तो उसके बाद बर्च बाग के ऊपर जब राइटिंग की, तो ये कुछ ऐसा राइटिंग की इन्होंने, इस तरीके से। ठीक है, यहां तक आ रही है दिमाग में बात? आई होप आप लोग सीरियस है अपनी चीजों को लेके, पढ़ाई को लेके, मतलब हर चीज को लेके लाइफ में। इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप किसी चीज को लेके सीरियस हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको शांति से बैठ कर देखो, क्योंकि भाई, अगर यू आर इन एनी कम्पिटेटिव एग्जाम, तो एंशियंट हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बात तो। और एनसीईआरटी से आपको पढ़नी पड़ेगी। एंड एनसीईआरटी इज सच ए थिंग कि आप उसको पहली बार पढ़ोगे, आपको बहुत बार नहीं समझ में आएगी। ठीक है, एक नया आदमी, चलो जो आदमी आर्ट्स पढ़ रहा है, जो आदमी इस टाइप की चीजों की तैयारी कर रहा है, जिसके पास ग्रेजुएशन में आर्ट्स थी, तो उसका तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिसने द वन हु इज फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, उसके लिए बहुत जरूरी है भाई ये। उसके लिए क्या है? बहुत जरूरी है। तो चलो आगे देखते हैं। ये अपनी इसको, ये मैन्युस्क्रिप्ट है भाई। ठीक है, इसको मैन्युस्क्रिप्ट बोल रहा हूं मैं, दिस इज मैन्युस्क्रिप्ट, ये देखो। ठीक, तो हम कहा गए कि सेंट्रल एशिया में मिल रही है हमको, और हमको क्या मिल रहा है? बट इन सेंट्रल एशिया वेयर द प्राकृत लैंग्वेज हैज स्प्रेड फ्रॉम इंडिया। प्राकृत लैंग्वेज की हमने बात की थी कि इंडिया के अंदर एक लैंग्वेज हुआ करती, प्राकृत लैंग्वेज हुआ करती, वो इंडिया से सेंट्रल एशिया में गई। और सेंट्रल एशिया में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, वो किस पे लिखी जा रही थी? वो शीप के लेदर पे या फिर वुडन टैबलेट्स पे लिखी जा रही थी।
अगर शीप के लेदर पे लिखोगे या फिर वुडन टेबलेट्स पे लिखोगे तो इनको मैं इंस्क्रिप्शन बोल दूंगा, लेकिन दे आर एज गुड एज मैन्युस्क्रिप्ट। सही बात है भाई, मैंने बहुत सारी लकड़ों के ऊपर, बहुत सारी लकड़ियों के ऊपर चीजें लिख रखी हैं, तो उसमें से मैं पढ़ के हिसाब लगा सकता हूँ कि हाँ भाई लोगों के दिमाग में ये चीज चल रही होगी, या फिर लोग उस टाइम ऐसा ऐसा चीजें कर रहे होंगे। जब प्रिंटिंग के बारे में नहीं पता था तो मैन्युस्क्रिप्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जाहिर सी बात है। ओल्ड संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स आर फाउंड ऑल ओवर द कंट्री, लेकिन ज्यादातर जो ये संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं कहाँ मिलती हैं? साउथ इंडिया में, कश्मीर में और नेपाल में। आज की डेट में इंस्क्रिप्शंस आर मोस्टली प्रिजर्व्ड इन द म्यूजियम्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स इन द लाइब्रेरीज। सही बात है। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? हमने पढ़ा है पिछले सेशन में कि जो पत्थर के ऊपर जो चीजें लिखी गई हैं, पत्थर के ऊपर जो इनग्रेव की गई हैं चीजें, उसको मैंने बोल दिया इंस्क्रिप्शन। तो जाहिर सी बात है इस पत्थर वाली चीज को मैं लाइब्रेरी में तो रखूंगा नहीं, ये कहाँ रखूंगा? म्यूजियम में रखूंगा मैं। और जो मैन्युस्क्रिप्ट है जिसको ऊपर ने देखा अभी, उसको कहाँ रखूंगा? लाइब्रेरी में रखूंगा। अब मोस्ट एंशियंट बुक्स कंटेन रिलीजियस थीम्स। सही बात है। देखो जब हम वेदास पढ़ते हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा? इंडिया में क्या है? इंडिया में वेद आए। क्या होता है इंडिया के अंदर? पहले अपने पास आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बाद आता है वैदिक टाइम। क्या है इसके बाद? वैदिक टाइम। अब वैदिक टाइम को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक ऋग्वैदिक और एक पोस्ट ऋग्वैदिक या फिर लेटर वैदिक टाइम। ठीक है, लेटर वैदिक एंड ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक में जो चीज लिखी जाएगी उसको मैंने बोल दिया ऋग्वेदा, और लेटर वैदिक में जो चीज लिखी गई उसको बोल दिया मैंने क्या क्या, कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ये सारी चीजें क्या है? ये रिलीजियस लिटरेचर है भाई ये। तो जो रिलीजियस लिटरेचर है हिंदूज वाले, उसमें कौन कौन आ गया? उसमें वेदास आ गए, ये 4 वेद, उसमें रामायण आ गया, उसमें महाभारत आ गया, उसमें पुराण आ गए। ठीक। और अगर एक रिलीजियस लिटरेचर है तो रिलीजन के बारे में तो बात करेगा, लेकिन ये उस टाइम की, जिस टाइम लिखा जा रहा है उस टाइम के सोशल और कल्चरल कंडीशंस के ऊपर भी थोड़ी सी नजर डालेगा। ठीक है। लेकिन अब जैसा कि हमको पता है कि यार इनमें दिक्कत क्या है, इसके अंदर दिक्कत ये है कि हमको ये समझ में नहीं आता कि ये उस टाइम में, ऋग्वैदिक टाइम में, किस टाइम की बात कर रहा है ये। ठीक है। कई बार हमको दिक्कत आई किस चीज के बारे में कि इंडिया की जो हिस्ट्री लिटरेचर है, इंडिया के जो लिटरेचर है, उसके अंदर टाइम का इशू आता है, उसमें क्रोनोलॉजी का इशू आता है। ये हम पहले देख चुके हैं। तो इसके अंदर क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू मेक यूज ऑफ देम इन कंटेक्स्ट ऑफ टाइम एंड प्लेस। अब जो ऋग्वेद की बात कर रहा हूं, मैंने बताया कि 1500 से 1000 बीसी के बीच में ऋग्वैदिक टाइम आता है। तो इस टाइम में क्या लिखा गया? इस टाइम में ऋग्वेद लिखा गया। लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण्स, अरण्यक्स और उपनिषद जो है वो 1000 से 500 बीसी के बीच में लिखे गए। देखो क्या कह रहा है कि 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी और 1000 बीसी से लेके 500 बीसी, इसको मैंने बोला है ऋग्वैदिक टाइम, इसको मैंने बोला है लेटर वैदिक टाइम। अब लेटर वैदिक टाइम के अंदर हम लोग क्या लिख रहे हैं? हम लोग लिख रहे हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, ये सब लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा मैंने इस वाले टाइम में? इस वाले टाइम में क्या लिखा मैंने? 1500 से 1000 बीसी के बीच में यहाँ लिखा मैंने ऋग्वेद लिख दिया। ठीक। फिर आगे आता है ऑलमोस्ट एवरी वैदिक टेक्स्ट कंटेन इंटरपोलेशंस which generally appear at the beginning or at end but are not rare in middle। अब देखो, अब कोई एक आदमी इसको जो पहली बार पढ़ रहा होगा ना, उसको नहीं समझ में आएगा क्या लिखने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इंटरपोलेशन का मतलब ये है कि अगर मान लो ये मेरे पास बुक है, तुम्हारे पास पीडीएफ है, और पीडीएफ को तुमने एडिट किया, तो उस पीडीएफ के स्टार्टिंग में भी कोई तुम एक नया पन्ना ऐड कर सकते हो, उसके बीच में भी एक नया पेज ऐड कर सकते हो, या फिर उसके लास्ट में भी ऐड कर सकते हो। तो यही है ये क्या कह रहा है? इंटरपोलेशंस। मतलब मैंने कुछ चीज ऐड की है ऋग्वेद या फिर वैदिक टेक्स्ट के स्टार्टिंग में, बाद में, या उसके बीच में। ठीक। अभी जो चीज मैं ऐड करूंगा इसका मतलब ये है कि मैं आने वाले टाइम में ऐड करूंगा। तुमने आज एक पीडीएफ बना दिया, तुमने आज एक नोटबुक लिख दी। अब तुमसे जब तुम कोचिंग में जाते हो तो तुम कोचिंग वाले ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई पीडीएफ की भाई A4 पेज में लिखना, किसमें लिखना? A4 पेज में, लूज शीट्स में लिखना, कि तुमको कुछ वैल्यू एडिशन करनी हो तो तुम बाद में कर सको। समझ रहे हो? तो इसी तरह इसमें क्या कर रखा है? इसके अंदर इंटरपोलेशंस कर रखी हैं। अब ऋग्वेद के अंदर क्या है? ऋग्वेद में मेनली प्रेयर्स हैं, जबकि लेटर वैदिक टेक्स्ट के अंदर
प्रेयर्स के साथ साथ रिचुअल्स भी हैं, मैजिक वाली चीजें भी हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी हैं। और उपनिषद की अगर बात करूं, ये आपको याद रखना है कि उपनिषद के अंदर फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस हैं, फिलोसफिकल बातें कर रखे हैं उपनिषद के अंदर। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अगर तुमको वैदिक टेक्स्ट समझना है तो इट इज नेसेसरी टू लर्न वेदांग्स। वेद के जो अंग है, वेद का वेदांग का मतलब क्या हुआ? लिम्ब्स ऑफ द वेदा, अंग ऑफ द वेदा। तो जब तुम वेद के अंग पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ भाई वेद का मतलब क्या है असली, मतलब जो वेद के अंदर जो चीज लिखी हुई है उनको समझने के लिए आपको वेदांग पढ़ने पड़ेंगे। अब क्या कह रहा है कि वेदांग की अगर मैं बात करूं, दीज सप्लीमेंट्स ऑफ द वैदिक, ये जो सप्लीमेंट है वेदास के, कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि वेद को पढ़ने के लिए हमको वेदांग पढ़ने पड़ेंगे। अभी कौन कौन सी चीजें हैं? ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष। ये सब चीजें जब तुम पढ़ लोगे तब तुम अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे कि भाई वेद क्या चीज है। और फिर ये जो 6 चीजें हैं, ये 6 सप्लीमेंट्स हैं, ये वेदांग्स हैं, ये इनकी वजह से अब इनके भी चारों तरफ एक लिटरेचर ग्रो कर जाएगा। एक आदमी आएगा वो ज्योतिष के ऊपर कुछ लिख जाएगा, एक कोई और इंसान आएगा वो छंद के ऊपर कुछ लिख जाएगा, कोई निरुक्त के ऊपर लिख जाएगा, कोई व्याकरण पे लिख जाएगा। तो इनके ऊपर भी अपने एक लिटरेचर ग्रो हो जाएगी। ठीक। अब इट वॉज रिटन इन द फॉर्म ऑफ परसेप्ट्स इन प्रोज। अब इस चीज से अपने को मतलब नहीं है कैसे भी लिखा गया हो ये, ठीक है। द परसेप्ट वॉज कॉल्ड सूत्र बिकॉज ऑफ इट्स ब्रीविटी। ब्रीविटी का मतलब होता है कंसाइज। देखो जो परसेप्ट, इन कोई चीज लिखी जा रही है किस फॉर्म में लिखी जा रही है? परसेप्ट के फॉर्म में लिखी जा रही है, ठीक है। और परसेप्ट को हम सूत्र बोल रहे हैं। सूत्र क्यों? सूत्र, व्हाट इज सूत्र? सूत्र को मैं हिंदी में क्या बोलूं, इंग्लिश में क्या बोलूंगा? सूत्र इज लाइक फॉर्मूला। फॉर्मूला सूत्र इज लाइक, सूत्र को थ्रेड, धागा। तो ये इस इतनी प्रिसाइज चीज है कि हमने इसको सूत्र बोल दिया। अब द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग इन ग्रामर, अब इसमें जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है ऑफ दिस राइटिंग, जो जिस टाइप की राइटिंग हो रखी है वेदास के अंदर, इसका एग्जाम्पल कहाँ मिलता है अपने को? इसका एग्जाम्पल मिलता है पन्नी जो राइटर है 400 BC के अंदर इन्होंने ग्रामर लिखी। और इस ग्रामर को लिखते टाइम इन्होंने क्या किया? व्हेन ही वाज राइटिंग द ग्रामर, इन्होंने कुछ ऐसा किया कि इस ग्रामर बुक में इन्होंने ग्रामर के रूल्स भी लिख दिए और साथ साथ में उस टाइम की जो सोसाइटी थी, इकोनॉमी थी और कल्चर था, उसके ऊपर भी अच्छी खासी इन्होंने बात की है, उसके ऊपर भी इन्होंने प्रकाश डाला है। अब ये आगे मैंने बात कर ली वेदास की आप लोगों के साथ, उसके बाद मैंने वेदांग्स की बात की। मैंने बात की कि हाँ भाई ये जो वेदांग्स हैं इसके अंदर अपने पास शिक्षा की बात आती है, कल्प की बात आती है, व्याकरण की बात आती है, ये सूत्र में लिखे गए हैं। अब जो मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो पन्नी का जो ग्रामर है उसकी बात करते हैं। अब हम कहेंगे कि भाई हमारे पास क्या है? द 2 एपिक्स एंड द मेजर पुराणास सीम टू हैव बीन फाइनली कंपाइल्ड। जो 2 एपिक हैं, कौन कौन से एपिक हमारे पास? रामायण एंड द महाभारत। और जो पुराण है, मेजर पुराण, जो इंपॉर्टेंट पुराण है, वो 400 AD के आसपास तक कंप्लीट हुए, लिखे गए हैं। क्या बताया मैंने आपको कि भाई 2500 BC के अंदर वी हैड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें हमारे पास पहली बार एविडेंस मिलते हैं कि हमको राइटिंग आ गई है भाई, हमको लिखना आ गया भाई, ठीक। हमको इंस्क्रिप्शन मिल गया इस टाइम पे, ठीक। इसके बाद मेरे पास में आ गया 1500 BC से लेके 1000 BC। इस टाइम में मेरे पास लिखा गया भाई ऋग्वेद लिख दिया भाई मैंने। क्या लिख दिया? ऋग्वेद लिख दिया। इसके बाद 1000 से मेरे पास में 500 BC के बीच में आऊंगा तो मेरे पास लेटर वैदिक टाइम आ गया। लेटर वैदिक टाइम पे आई हैव रिटन द क्या क्या लिख दिया मैंने बताओ? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब मैंने लिख दिया। और जब मैं वेदास को समझने की बात करता हूं कि मेरे को कैसे समझ में आएगा, तो मेरे को वेदांग्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए, वेदांग्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए मेरे पास 6 चीजें हैं जिसको मैं किस किस के बारे में बात करूंगा। कल्प के बारे में बात करूंगा, निरुक्त के बारे में बात करूंगा, शिक्षा के बारे में बात करूंगा, व्याकरण के बारे में बात करूंगा, छंद के बारे में बात करूंगा। तो ऐसे करके मेरे पास 6 चीजें हैं। फिर मेरे को समझ में आएगा कि भाई इन 6 चीजों के लिए भी डेडिकेटेडली लिटरेचर ग्रो हो गया। क्या हो गया? इन 6 चीजों के लिए भी, एक सेकंड तो मेरे को गिव मी यार थोड़ा सा टाइम दो, एक सेकंड दो, ठीक। अब मैं क्या कह रहा था आपको? मैं ये कह रहा था कि भाई इन 6 चीजों के अराउंड भी एक पूरा लिटरेचर ग्रो हो गया धीरे धीरे।
लिटरेचर ग्रो हो गया। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं कि पन्नी भाई साहब ने लिख दिया एक ग्रामर, और इस ग्रामर की खास बात यह है कि यहाँ पे ग्रामर के साथ साथ उस टाइम की सोशल इकोनॉमिक चीजों को भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक, ये किस चीज के बारे में बात हो गई, ये मैंने बात कर दी कि भाई 2500 बीसी, 2500 के बाद 1500 से 1000 बीसी। ये चीजें मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि दिमाग में जाए, एटलीस्ट चीजें दिमाग में ऐसे घुस जाएं कि यहाँ पे मजा आ गया पड़ गया यार। ठीक, फिर 500 बीसी, 500 बीसी ऋग्वैदिक टाइम, लेटर वैदिक टाइम। इसके बाद मेरे पास 400 एडी तक आते आते मोस्टली जो अपने जो दो एपिक्स हैं वो भी ऑलमोस्ट एक तरीके से कंपाइल हो गए थे। लेकिन असलियत में क्या होता है, जो हमारा रामायण है वो तो 12th सेंचुरी एडी तक आता अल्टीमेटली कंपाइल होता है। लेकिन मोटा मोटा कहा जाए तो 4th सेंचुरी एडी तक अपने पास ये चीजें हो रही हैं। 400 एडी तक अपने पास काम बन गया था। साथ साथ में मेजरली जो पुराणाज हैं वो भी हमने कंपाइल कर दिए। अब इनको देखेंगे हम लोग क्या कहना चाह रहा है ये, कि भाई सुनो। हेलो एवरीवन, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर दिमाग में कुछ चीजें जा रही हैं तो उसका मतलब तुम जिंदा हो। The two epics seem to have been finally compiled in 400 AD। अगर मैं बात करूं महाभारत किन्होंने लिखी, व्यास ने लिखी, वेद व्यास ने। ठीक, और ये क्या करता है, ये इट रिफ्लेक्ट्स स्टेट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम द 10th सेंचुरी बीसी टू द 4th सेंचुरी एडी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10वीं सेंचुरी बीसी से लेके 4th सेंचुरी एडी के अंदर जो चीजें हुई उसके बारे में बात करने की कोशिश करता है महाभारत। लिखा किसने, वेद व्यास ने लिखा। इसके अंदर शुरुआत में, पेन का कलर चेंज करते हैं, इसके अंदर शुरुआत में 8800 वर्सेस थे। उस टाइम उसको जय बोला करते, क्या बोला करते, जय संहिता बोलते थे उसको। क्या बोलते थे, इसको बोलते थे हम लोग जय संहिता बोलते थे। ठीक, जय का मतलब क्या हो गया कि विजय हो गई। मेरा एक दोस्त, उसका नाम जय है, जय। खैर, उस टाइम द कलेक्शन डीलिंग विद द विक्ट्री। उसके बाद क्या हुआ, ये 8800 से लेके इसके अंदर जो वर्ष हैं वो हो गए 24000, और इसको नाम रख दिया गया भारत। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा ट्राइब है, भारत ट्राइब, उसके बारे में बात कर रखी है। देखो, हमने स्टार्टिंग वाले चैप्टर में बात की थी कि एक ट्राइब है भारत, और उस भारत ट्राइब से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और इसमें रहने वाले लोगों का जो इसमें रहने वाले जो लोग हैं उनको बोल दिया गया भारत संतति, या फिर भारत के संतान। ठीक, तो इसमें भारत तो क्या कह रहा है कि महाभारत का जो नाम है वो भारत रख दिया गया, क्योंकि इसके अंदर स्टोरीज थी ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ द वैदिक ट्राइब भारता। सही बात है, हम वैदिक ट्राइब जो भारत है उसी के ही संतान सारे के हिसाब से। तो फाइनल कंपाइलेशन अब जो अल्टीमेटली क्या कह रहा है कि हमारे पास स्टार्टिंग में 8800 इसके अंदर श्लोक थे, फिर इसके अंदर 24000 श्लोक हो गए, उसके बाद इसके अंदर 1,00,000 श्लोक हो गए। जब 8800 इसके अंदर श्लोक हैं तो जब 8800 इसके अंदर श्लोक हैं तो उसको मैं बोल रहा हूँ जय संहिता। अब मैं बोल दूंगा भारत। उसके बाद जब 1,00,000 श्लोक हो जाएंगे तब मैं बोल दूंगा कि ये तो भाई क्या है, इट इज महाभारत। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब 1,00,000 श्लोक हो गए तो क्या बोल दिया मैंने, महाभारत बोल दिया। या फिर मैं कहता हूं कि इट इज सतसहस्री संहिता, कि हाँ भाई इसके अंदर 1,00,000 श्लोक है। इतनी सी बात है। अब क्या कहना चाह रहा है कि महाभारत में क्या है, महाभारत में नरेशन है कि हाँ भाई किसी का संवाद है, नरेशन, कि उसने ये बोला, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन बात करते हैं भीम से, ऐसे इसके अंदर नरेशन है। डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डाइडैक्टिक मटेरियल। व्हाट इज डाइडैक्टिक, मोरल वैल्यूज वाली बात कर रखी है इसके अंदर। अब जो इसके अंदर जो मेन नरेटिव है, जो बात कर रखी है किसकी है, वो कौरव और पांडव के बारे में बात कर रखी है कि कौरवों और पांडवों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। और पॉसिबली जो ये है ये लेटर वैदिक टाइम्स की बात है। अब जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है माइट बी यूज्ड फॉर द पोस्ट वैदिक टाइम्स एंड डाइडैक्टिक पोर्शन जनरली फॉर द पोस्ट मौर्य एंड गुप्ता टाइम्स। देखो ये कह रहा है कि इसके अंदर जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, किसमें जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, महाभारत में डिस्क्रिप्टिव पोर्शन जो है वो
किसकी बात कर रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट द, कहाँ था यार, देखो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन जो है वो पोस्ट वैदिक टाइम का है, पोस्ट वैदिक टाइम का। और जो इसके अंदर जो दूसरा पोर्शन है डाइडेक्टिक, जो कि मोरल चीजों के बारे में बात करता है, वो मौर्याज के टाइम का है। ठीक है, इतनी सी बात कहना चाह रहा है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, मैं बता दे रहा हूं अभी के लिए। ठीक, पोस्ट मौर्य और गुप्ता टाइम्स का है डाइडेक्टिक चीज। इसी तरह रामायण जो है, इसके बाद रामायण आया। रामायण को किसने लिखा? वाल्मीकि ने लिखा। इसके अंदर शुरुआत में 6000 श्लोक थे, जो कि बढ़ के हो गए 12000। दोबारा सुनो, दोबारा इसलिए बोल रहा हूं कि दिमाग में जाए यार। आई एम नॉट ट्राइंग टू रश अप द थिंग्स। मैं नहीं चाह रहा कि मैं बहुत जल्दबाजी में चीजें करूं, अक्षर समझ में ना आए, उसके बाद तुम 10 तरह की और वीडियोस देखो और फिर दोबारा कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक साइकिल में व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि यू आर हेयर एंड तुमने एनसीईआरटी की बुक खोली एंड देन यू इनकाउंटर्ड दिस वीडियो, और फिर तुमने ये वीडियो देखने के बाद तुमको ये लगा कि हाँ भाई अब जो है मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। ये जो अब एनसीईआरटी की बुक ये वीडियोस के साथ और वीडियोस देखने के बाद, these videos actually have made your life easier। ये मेरा उद्देश्य है। आई एम जस्ट, मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि किसी तरह थिंग्स बिकम इजी फॉर यू, बिकॉज आई नो इनिशियली डायरेक्टली लैंग्वेज पढ़ना कितना ज्यादा एक इशू होता है, कितना ज्यादा स्ट्रगलिंग होता है एक ऐसे इंसान के लिए जिसका लिटरेचर वाला पोर्शन या फिर हिस्ट्री वाला, मतलब जिसने ये लैंग्वेज ना पढ़ी है यार। 11th 12th के अंदर लोग चले जाते हैं मेडिकल के अंदर, लोग चले जाते हैं नॉन मेडिकल के अंदर, और उनका इंग्लिश जैसी लैंग्वेज, हिस्ट्री, हिंदी, इन सबसे नाता टूट जाता है। वो पढ़ते हैं डायरेक्टली E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ठीक है, वो पढ़ते हैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। और फिर अचानक से आता है कि इंस्क्रिप्शन नाम की एक चीज होती है, कॉइन नाम की एक चीज होती है, और फिर तुम सोचते हो कि यार ये क्या से क्या हो गया। हम तो बात कर रहे थे क्या कहते हैं ब्लैक होल की, और ये पता नहीं कौन से ब्लैक होल में हम पहुंच गए। तो इसलिए आई एम ट्राइंग टू टेक द थिंग्स स्लोअर, ठीक, स्लोली। तो मैंने क्या कहा कि रामायण को जो लिखने वाले हैं वो वाल्मीकि हैं। इनको इसमें शुरुआत में 6000 जो है वर्सेस थे। क्या थे इसमें शुरुआत में? इसमें शुरुआत में 6000 वर्सेस थे, फिर 12000 हो गए और फिर बढ़ के 24000 हो गए। ये बढ़ कैसे रहे हैं यार? मैंने कहा कि इन चीजों के अंदर इंटरपोलेशंस थे। जैसे तुम्हारे A4 शीट्स जो है तुम बीच बीच में ऐड कर दोगे, जिसमें तुम नोट्स बना रहे हो, जैसे तुम्हारे PDF में तुम बीच में एक नई चीज ऐड कर सकते हो, वैसे ही कोई बीच में नया बंदा आया होगा, नया राइटर आया होगा, उसने कुछ इसमें ऐड कर दिया होगा। ठीक, although this epic appear to be more unified than Mahabharata, it has also its didactic portion which were added later। देखो क्यों यूनिफाइड है? क्योंकि यार इतने कम इसमें पहले बात तो वर्स लिखे गए हैं, उसमें 1 लाख चीजें लिखी हुई हैं, 1 लाख श्लोक लिखे हुए हैं, तो इतने लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूशन दिया होगा। कोई दिक्कत? रामायण का जो कंपोजिशन है कब चालू हुआ है? 5th सेंचुरी BC में चालू हुआ। उसके बाद इसके इट हैज पास्ड थ्रू, उसके बाद 5th सेंचुरी BC में इसका राइटिंग चालू हुआ, 5 स्टेजेस के थ्रू ये पास हुई, और अल्टीमेटली द 5th जो स्टेज है इसकी वो 12वीं शताब्दी तक जो है वो आती है। तो मतलब क्या हुआ, 5th सेंचुरी BC से लेके 12th सेंचुरी AD तक अल्टीमेटली रामायण जो है आज की डेट वाली जो है वो लिख के खत्म हुई। अगर मैं पूरे टेक्स्ट की बात करूं तो जाहिर सी बात है कि महाभारत जो है वो 400 AD तक आते आते कंपाइल हो चुकी थी, और ये कब कंपाइल हो रही है यार? ये 12th सेंचुरी तक आते आते, तो ये लेट हुई है उससे कंपाइल। अगर मैं आगे चलते हैं, पोस्ट वैदिक टाइम में हमारे पास अच्छा खासा कॉर्पस ऑफ रिचुअल लिटरेचर। देखो ये हमने पढ़ा है कि जब ऋग्वैदिक टाइम होता है, कब से लेके कब तक? 1500 से लेके 1000 BC तक। ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि कम से कम अभी तुम्हारे दिमाग में ये लेके जाओ कि ऋग्वैदिक टाइम इस टाइम था। इस टाइम ऋग्वेदा लिखा गया। ऋग्वेदा के अंदर ज्यादातर प्रेयर्स है, लेकिन जो पोस्ट वैदिक है, मतलब 1000 BC से लेके 500 BC वाले
अंतराल के अंदर, इस टाइम जो मेरे पास यजुर्वेद आया, सामवेद आया, अथर्ववेद आया, इसमें ज्यादा बात होती है रिचुअल्स की। तो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि इसमें क्या है, अच्छा खासा रिचुअल लिटरेचर है। रिचुअल मतलब कि कैसे कर्म करने हैं, कैसे कांड करने हैं, कर्म कांड की बात करता है ये। सेक्रीफाइसेस के बारे में बात करता है कि बड़े बड़े जो प्रिंसेस हैं और जो इस आदमी के पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छे खासे सब्सटेंस वाले आदमी जिसकी कुछ औकात है, जो कि 3 वर्णों का मतलब बिलोंगिंग टू द 3 हायर वर्णास। 3-4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। अब इसके अंदर जो ये ऊपर वाले 3 लोग हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, क्या कर सके, ये रिचुअल कर सके। अगर ये रिचुअल करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट को ये लोग पैसा दे पाएंगे। ठीक है, तो पैसा पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, जो ये रिचुअल्स हैं, ये किस मत दे रखी हैं, ये दे रखी हैं इन द श्रोता सूत्राज। ठीक, किसमें? श्रोता सूत्राज के अंदर दे रखे हैं ये रिचुअल्स। अब विच प्रोवाइड फॉर सेवरल पोम्पस रॉयल कोरोनेशंस। जो ये श्रोता सूत्राज हैं, ये कहते हैं कि हाँ भाई तुम राजा जी, तुमको राजा बनना है, लाओ मैं तुम्हारा अभी राज्याभिषेक करता हूं, अब तुमको मैं ये टाइटल दूंगा। क्या टाइटल चाहिए तुमको? आज से तुम बोले जाओगे विक्रमादित्य। ठीक, तो इस सब के बारे में किसमें बात कर रखी है? इस सब के बारे में बात कर रखी है श्रोता सूत्रा के अंदर। किसमें? श्रोता सूत्रा के अंदर। लेकिन जो डोमेस्टिक रिचुअल्स है, डोमेस्टिक रिचुअल, अब यूं बोले कि ये बड़े बड़े वाले जो लोग हैं, अच्छे खासे पैसे वाले लोग, जो प्रिंस हैं, ये तो कब्जे में आ गए हैं। प्रीस्ट जो है वो इनसे तो पैसा वसूल रहा है, लेकिन जो एक आम जनता बच गई, जो अच्छा खासा पैसे वाली जनता नहीं है, उनसे पैसा कैसे निकाला जाए, उनसे पैसा 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 कैसे कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए आया गृह सूत्र। गृह सूत्र हो सकता है शुरुआत में ये जो चीजें हैं, ये गृह सूत्रा और सुलवा सूत्रा, इनका श्रोता सूत्रा जो है, ये इनका जो इंटेंशन हो शुरुआत में अच्छा हो, लेकिन ओवर द टाइम पीपल वर बर्डनड विद दीज टाइप्स ऑफ द कर्मकांड। लोगों के पास बर्डन हो गया था, और इसीलिए जब ये इतनी सारी चीजें, इतने सारे रिचुअल्स आ गए, इसकी वजह से ही हमारे पास कुछ नए धर्मों का उद्गम होता है, कुछ नए धर्म इनिशिएट होते हैं, कुछ नए धर्मों का इंसेप्शन होता है, जिसमें आते हैं अपने पास ये दोनों। ठीक है, मतलब बहुत सारे धर्म था, लेकिन जो अल्टीमेटली प्रोस्पर हुए वो ये दोनों हुए। किस चीज की वजह से? बिकॉज देयर वाज अ इशू ऑफ द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, जिसके अंदर जो प्रीस्ट है वो आपसे बहुत ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं रिचुअल्स के लिए। बहुत ज्यादा जो गाय हैं, जो कैटल है, उनकी बलियां चढ़ रही हैं, तो उसकी वजह से अपने पास ये आए। लेकिन अभी जो रिचुअल्स हैं वो किसके अंदर आ रखे हैं? रिचुअल्स के बारे में किस में बात कर रखी है? इनकी बात कर रखी है गृह सूत्राज के अंदर, श्रोता सूत्राज के अंदर, सुलभ सूत्राज के अंदर। अब ये तो किसके लिए हो गया? ये हो गया मैन ऑफ सब्सटेंस एंड प्रिंस, या फिर किंग्स के लिए, कि लाओ भाई तुम्हारे ऊपर हम क्या कर देंगे, तुमको दे देंगे रॉयल कोरोनेशंस, तुमको दे देंगे टाइटल्स बहुत बड़े बड़े, कि राजा जी तुम तो भगवान हो। गृह सूत्रा। अब जो आम जनता बच गई, जो नॉर्मली घर के अंदर रह रही है, मतलब तो उनके लिए भी कुछ रिचुअल्स आए कि भाई अच्छा तुम्हारा बच्चा पैदा हो गया, लाओ बर्थ के ऊपर एक रिचुअल कर देते हैं। तुम्हारे बच्चे का कर्ण छेदन संस्कार, के कान छेद रहे हैं, उसका एक रिचुअल हो गया। पहली बार पढ़ने जा रहा है स्कूल में, तो विद्या आरंभ संस्कार। इसी तरह शादी हो रही है तो उसके लिए एक रिचुअल। आदमी पहली बार, उसका मतलब पहले आदमी अगर उसकी डेथ होगी तो उसके लिए एक संस्कार। तो ऐसे ऐसे करके, तो क्या कह रहा हूं मैं, बर्थ पे उसका नाम रखा तो नाम पे कोई संस्कार, कोई रिचुअल। सैक्रेड थ्रेड इन्वेस्टिट्यूर, कि भाई तुम्हारे पास भाई वो जनेऊ धारण कर लिया तुमने, जो धागा रखते हैं, तो जो धागा लगाते हैं ना, जिसको सैक्रेड थ्रेड बोलते हैं, उसको क्या कह रहा था अभी मैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जनेऊ। ठीक है, शादी के ऊपर कोई रिचुअल हो गया, फ्यूनरल के ऊपर। तो ये सारे के सारे किस में आए? ये सारे के सारे आए गृह सूत्रास के अंदर। अब बोथ द
श्रोता सूत्रा एंड द गृह सूत्रा, ये कब लिखे गए थे? ये लिखे गए 600 से 300 बीसी। इसके बाद आता है एक सुल्व सूत्रा। सुल्व सूत्रा किस चीज के बारे में बात करेगा? सुल्व सूत्रा कहता है कि हे ऋषि, अब तुमको क्या करना है, अगर तुमको ये बनाना है हवन कुंड। व्हाट इज दिस हवन कुंड? हवन कुंड तो पता है तुमको यार, और इसके बीच में यहाँ पे आग जलेगी, जो हवन कुंड पता है ना, हवन करते हैं इसके चारों तरफ, हवन कुंड। तो व्हाट शैल बी द मेजरमेंट? इसकी विड्थ, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होनी चाहिए, इसके डायमेंशंस क्या होने चाहिए, ये है सोलह सूत्रास के अंदर। तो यहां से हमको क्या समझ में आता है कि हाँ भाई, हमारे पास एक इस चीज का ज्ञान भी था, ये मेजरमेंट का भी हमें पता था, थोड़ा सा ज्योमेट्री के बारे में हमें ज्ञान होना चालू हो गया था। ठीक, सोलह सूत्रास जो प्रिस्क्राइब करते हैं वेरियस काइंड ऑफ मेजरमेंट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सैक्रिफाइशियल एल्टार्स। ठीक, आहुति देते हैं, ये तुमको पता ही है कि हाँ भाई, इस हवन में हम क्या देंगे? आहुति। हिंदी के लिए माफ करना, इंग्लिश की स्पेलिंग भी गलत हो जाए तो माफ करना, खैर। तो दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ ज्योमेट्री एंड द मैथमेटिक्स। तो मैंने क्या पढ़ा अब तक? मैंने अभी तक क्या पढ़ा? मैंने आपसे बात की कि भाई मैंने वेदास पढ़ लिए, एक टाइम आया, उसके बाद मैंने बात की कि मेरे पास महाभारत है, मेरे पास रामायण है, मेरे पास कुछ पुराणास लिखे गए हैं। उसके बाद मैंने बात की आपसे किस चीज के बारे में, उसके बाद मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं? उसके बाद मैं कह रहा हूं कि भाई श्रोता सूत्रास हैं, श्रोता सूत्रास हैं। उसके बाद मेरे पास गृह सूत्रा है, उसके बाद मेरे पास सुल्व सूत्रा है। आराम आराम से डाइजेस्ट हो पा रहा है। डाइजेशन इज वेरी मस्ट, कीप पेइंग अटेंशन, डाइजेशन इज वेरी मस्ट। और जो तुम दीवार के सारे सर टिका के बैठ गए हो, सीधा बैठ जा भाई, बिल्कुल सीधा बैठ जा, फोकस। पता ही ऐसे चीजों से निगाह होनी चाहिए। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि वेदा, उसके बाद ये चीजें। अब आएंगे मेरे पास बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिटरेचर की बात करूंगा कि बुद्धिज्म जब आया तो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग क्या क्या लिख के चले गए, और जैनिज्म को फॉलो करने वाले लोग क्या क्या लिख के चले गए, उसके बारे में बात करने का मैं आपसे कोशिश करूंगा। देखो, अब कुछ बुक्स आई जैनाज की एंड द बुद्धिस्ट की, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं, शायद येलो। ठीक, तो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, येलो तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, जो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इट वाज रिटन इन द पाली लैंग्वेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम उसको याद करो। ठीक, कैसे याद करो? याद करो, ठीक है। इस इतना याद रखना कि अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज नॉट रिटन इन प्राकृत। प्राकृत में नहीं लिखा जा रहा था, इट वाज रिटन इन पाली। ठीक, किसमें लिखा जा रहा था? पाली में। और पाली जो लैंग्वेज है, ये कहां बोली जा रही थी? मगध के अंदर या फिर साउथ बिहार में। अभी आपको नहीं पता होगा कि मगध कहां पे है, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे महाजनपद के बारे में तो हम मगध के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इनको कंपाइल किया गया इन द 2nd सेंचुरी बीसी इन श्रीलंका। बट द कैनोनिकल पोर्शन रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द एज ऑफ बुद्धा इन इंडिया। व्हाट इज कैनोनिकल? कैनोनिकल इज काइंड ऑफ रूल्स फॉर द बुद्धिज्म। जो टेक्स्ट बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले रूल बता रहे हैं ना, उनको अभी के लिए हम याद रखेंगे कि वो कैनोनिकल पोर्शन है। तो जो कैनोनिकल पोर्शन है जो बुद्धिज्म के हैं, वो किसके बारे में बात करते हैं कि जब बुद्धा हमारे यहाँ पे थे इस कंट्री के अंदर, तो बुद्ध के रहने वाले जगहों पे किस किस टाइप का स्टेट ऑफ अफेयर्स था, किस टाइप के स्टेट थे, किंगडम कैसा था, कौन सा किंगडम किस किंगडम के साथ क्या बातचीत कर रहा था, किसकी किससे लड़ाई थी, इसके बारे में पता लगता है हमको। और अभी ज्यादा स्ट्रेस लेने की दिक्कत नहीं है कि कौन सा स्टेट किससे क्या लड़ाई कर रहा है, इसके बारे में हम जब बुद्धिज्म आएगा तो पढ़ेंगे। और क्या बताता है ये जो टेक्स्ट है बुद्धिज्म, ये टेल करते हैं हमको अबाउट द लाइफ ऑफ द बुद्धा एंड अबाउट सम ऑफ द रॉयल कंटेम्पररीज। ठीक है, कि बुद्ध के साथ साथ में और कौन से जो राजा हैं वो रूल कर रहे थे उस टाइम। कौन कौन से राजा? ऐसे राजा जो मगध पे रूल कर रहे थे, नॉर्थ बिहार पे रूल कर रहे थे, और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश पे रूल कर रहे थे। ठीक, इसके बाद अपने पास आता है नॉन कैनोनिकल लिटरेचर। क्या आता है? नॉन कैनोनिकल लिटरेचर। अब जो नॉन कैनोनिकल लिटरेचर है, तो जाहिर सी बात है इसमें रूल्स के बारे में बात नहीं कर रखी होगी। इसके अंदर जो है
इसके अंदर आती हैं स्टोरीज, और ये वो स्टोरीज हैं जो भगवान गौतम बुद्ध के प्रीवियस बर्थ की बात करती है, कि जो बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, उनकी प्रीवियस बर्थ के बारे में, वो कैसे जन्मे, पहले वो कौन से जानवर बने, वो फिर कौन से जानवर बने, फिर अल्टीमेटली ही टुक बर्थ फ्रॉम द वुम्ब ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, और वो क्या बन गए, गौतम बुद्ध बन गए। तो ऐसा माना जाता है कि गौतम के तौर पर पैदा होने से पहले बुद्ध पास्ड थ्रू मोर देन 550 बर्थ इन फॉर्म ऑफ एनिमल्स। तो क्या कहते हैं कि कम से कम 550 जानवरों के तौर पर जन्म लिया, उसके बाद वो बुद्ध के तौर पर पैदा हुए। और ये जो 550 बर्थ है ना, इनकी एक एक स्टोरी है, और हर स्टोरी को बोल दिया गया जातक, जातक स्टोरीज। ठीक है, तो अब जातक स्टोरीज है, जातक स्टोरीज क्या करेंगी, जातक स्टोरीज इस टाइम पे लिखी गई हैं, उस टाइम की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी बात करेंगी। तो किस टाइम लिखी गई है, 5th to the 2nd सेंचुरी बीसी में लिखी गई, तो उस टाइम के बारे में बात करेंगे, जाहिर सी बात है। दे ऑल्सो मेक रेफरेंसेस टू द पॉलिटिकल इवेंट्स इन द एज ऑफ बुद्धा, ये तो अपन बात कर चुके। तो मैंने क्या किया, मैंने बताया आपको कि मेरे पास क्या हो चुके हैं, वेदास हो चुके हैं, ये हो चुके हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म पे आ चुका हूं। मैंने बताया कि जो बुद्धिज्म वाले लिटरेचर हैं, ये किसके अंदर लिखी गई है, पाली लैंग्वेज में लिखी गई शुरुआत में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि दो टाइप के टेक्स्ट होते हैं, एक होते हैं कैनोनिकल टेक्स्ट और एक होते हैं नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। अब इनको कैनोनिकल को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अगर अभी पढ़ने बैठ गए ना तो अगला 2 घंटा इसी पे चला जाएगा, अगर बहुत डिटेल में पढ़ा। ठीक, और मतलब इसको कितना भी घंटा खींच सकते हैं, कोई मतलब नहीं, लेकिन जो जितना अभी बुक में दे रखा है उसके ऊपर तक हम लोग अपने आप को रखेंगे। और नॉन कैनोनिकल में हमने देखा कि जातक स्टोरीज हैं, और ये दोनों के दोनों चीजें ही उस टाइम की पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन और सोशल सिचुएशन के ऊपर बात करती है। अब हम लोग देखेंगे जैन टेक्स्ट। अब जैन जो टेक्स्ट है ना, जैन टेक्स्ट लिखे गए हैं प्रकृत के अंदर, और इनको फाइनली कंपाइल किया गया 6th सेंचुरी एडी में। कब कंपाइल किया गया, कब कंपाइल नहीं किया गया, पहली रीडिंग में याद भी मत करना, लेकिन इतना तो जान लो कि वल्लभी एक जगह है गुजरात में, वहां पे कंपाइल किया गया। अब इसके अंदर चीजें हैं जो जाहिर सी बात है जिससे हमको मदद मिलेगी कि उस टाइम की पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश को हम रिकंस्ट्रक्ट कर पाए, एंड बिहार को भी रिकंस्ट्रक्ट कर पाए इन द एज ऑफ महावीर। अब महावीर कौन है, महावीर इज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म। अब तीर्थंकर क्या होते हैं, और ये महावीर जैन, जो भगवान महावीर, देखो बहुत बार क्या होगा, मैं डायरेक्टली नाम बोल दूंगा, बहुत बार मैं गलती से, या फिर मतलब ये मेरा कोई ऐसा इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रहा कि मैं गलती से इसके सामने भगवान लगाना, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं यार। ठीक है, तो इसके अंदर इस टाइप का कोई मुद्दा ना उठाए कि यार तुमने गांधी को गांधी जी बोल दिया और भगत सिंह को सिर्फ भगत सिंह बोला। जस्ट कीप इट नॉर्मल। ठीक है, मैं यहाँ पे चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी ए मेंटर। ठीक है, मैं कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर रहा आप लोगों के साथ। तो क्या कर रहा है कि जो जैनिज्म वाला लिटरेचर है वो क्या करने की कोशिश करेगा कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार वाली हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा। किस टाइम की हिस्ट्री को, जिस टाइम जो महावीर जैन है जब वहां रहा करते उस टाइम की को, उसको पढ़ेंगे हम, जब जैन टेक्स्ट को पढ़ेंगे प्रॉपरली तब आएगा ये। ठीक है, फिर कहता है कि वी ऑल्सो हैव लार्ज बॉडी ऑफ सेक्युलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर कौन कौन सा, जाहिर देखो अगर वेद जो है सारे के सारे रिलीजियस लिटरेचर है, कोई आपत्ति नहीं। महाभारत और रामायण इज ऑल्सो रिलीजियस, पुराण इज रिलीजियस, ये सारे सूत्र इज रिलीजियस, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज ऑल्सो रिलीजियस लिटरेचर। लेकिन कुछ ऐसा लिटरेचर भी होगा जो कि रिलीजन के बारे में बात नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। अगर ऐसा लिटरेचर है तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, उसको मैं बोल दूंगा कि भाई ये तो सेक्युलर है, ये किसी पर्टिकुलर लिटरेचर की साइड टिल्टेड नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन की साइड टिल्टेड नहीं है। ठीक, तो क्या आ गया हमारे पास, सेक्युलर लिटरेचर आ गया। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, इसके अंदर है लॉ बुक्स, कानून की किताबें, जिनको हम लोग बोलते हैं धर्म सूत्रास। अब कोई कहेगा कि इस धर्म सूत्रा के अंदर पहला नाम ही धर्म है, तो ये कैसे किसी रिलीजन के लिए नहीं है। देखो आज की डेट में हम लोग कह देते हैं कि मेरा धर्म हिंदू है,
लेकिन यहां पे धर्म का मतलब ये है कि धर्म इज योर ड्यूटी, कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। मेरा धर्म ये कहता है एज ए गुरु कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट मारूं कि हाँ भाई की चीज जो है सामने वाले के लिए कंप्रीहेंड, उसको वो अप्रिशिएट कर पाए, उसको समझ पाए, ठीक है, कोई दिक्कत कंप्रीहेंसिबल हो पाए, वो कंप्रीहेंड कर पाए उसको। दिस इज माई धर्म। एंड व्हाट इज योर धर्म? योर धर्म इज टू स्टडी वेल, trust the process, and slow is the fast। जाहिर सी बात है, आराम से चलो, ये चीजें एक्यूमुलेट होंगी और इनका तुमको कम्युलेटिव रिजल्ट मिलेगा भाई, ठीक है। बी पेशेंट। तो धर्म सूत्राज में क्या बता रखा है कि भाई एक आदमी का क्या धर्म है कानून के हिसाब से, अगर उसने वो काम नहीं किया तो उसको क्या सजा मिलेगी, ठीक। तो लो बुक्स तो उस टाइम के धर्म की बात कर रहा है, उस टाइम के कानून की बात कर रहा है। आज की डेट में अगर मैं धर्म सूत्र की बात करूं हमारे लिए, तो इट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। धर्म सूत्रास एंड स्मृतिज विच टुगेदर विद देयर कमेंट्रीज आर कॉल्ड धर्म शास्त्रास। अब धर्म सूत्रास वर कंपाइल्ड इन 200 से 500 बीसी के बीच में, और जो स्मृतिज हैं इनकी कोडिफिकेशन इन द फर्स्ट 6th सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन एरा। अभी के लिए ये साल याद मत करो, अभी के लिए समझो कि हमारे धर्म सूत्रास हैं, कुछ स्मृतिज हैं, और धर्म सूत्र और स्मृति को हम लोग जब साथ रखते हैं तो उनको बोल देते हैं कि ये धर्म शास्त्र हैं, और ये लो बुक्स हैं। और ये किसके बारे में बात करती हैं? ये कहती हैं कि भाई तुम्हारी ड्यूटीज क्या है, अलग अलग जो वर्ण है उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, एक राजा की क्या ड्यूटीज है, एक राजा के ऑफिशियल्स की क्या ड्यूटीज है, ये हमको प्रोवाइड कर रही हैं ये जो धर्म शास्त्रास हैं, कि शादी करने के लिए क्या रूल है, कौन से वर्ण में तुम शादी कर सकते हो, किस कानून के हिसाब से, किस लॉ के हिसाब से तुम प्रॉपर्टी को हेल्ड कर सकते हो, किसके हिसाब से तुम, किस कानून के हिसाब से प्रॉपर्टी को सोल्ड कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और किसके हिसाब से तुम उसको इनहेरिट कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ये आज की डेट में ये कहां मिलेंगी? आज की डेट में आपको जो आपकी जो ड्यूटीज हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको ये सारा मिलेगा अपने को संविधान के अंदर, और जो गवर्नमेंट ने कानून बना रखा है उसके अंदर कि तुमको प्रॉपर्टी बेचने की, तो सबको पता है यार, ठीक है। दे ऑल्सो प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर वेरी पर्सन्स गिल्टी ऑफ थेफ्ट, असॉल्ट, मर्डर, अडल्ट्री। और एक इंपॉर्टेंट लॉ बुक की बात कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया एग्जाम्पल, देखो इसने क्या किया, अगर तुम्हारे पास एग्जाम के अंदर आ जाए कि हाँ भाई सेक्युलर लिटरेचर के बारे में बात करो, तो इट इज व्हाट, इट इज काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये, समझ रहे हो तुम मेरी बात। अब इसने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, एक इंपॉर्टेंट लॉ बुक जो है उसका नाम है अर्थशास्त्र। किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा। अब तुमको पता होगा कि मौर्य किंगडम की जब आता है तो मौर्य किंगडम चालू होता है चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के जो टीचर थे, पॉलिटिकल गुरु थे, इट वॉज चाणक्य। चाणक्य का नाम कौटिल्य भी था, इनका नाम विष्णुगुप्त भी था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। अब ये भाई साहब की मदद से समुद्रगुप्त मौर्य जो हैं उन्होंने नंद डायनेस्टी की छुट्टी कर दी थी। ये पढ़ेंगे हम लोग आने वाले टाइम में। अब इन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम है अर्थशास्त्र, और वो ये बुक है, दिस इज द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। इट इज अ लॉ बुक, कानून की किताब है ये। अब द टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 बुक्स में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर जो सेकंड और थर्ड बुक है वो सबसे पुरानी है। They seem to have been work of different hands। यार इतनी किताबें लिखी गई हैं तो हो सकता है कि ये किताबें किसी अलग अलग आदमी ने लिखी हो, लेकिन इसके अंदर कुछ जो मेन चीज है वो कौटिल्य भाई साहब ने लिखी हो। एंड दिस टेक्स्ट वाज पुट इन फाइनल फॉर्म इन बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा। लेकिन इसका जो अर्लीस्ट पोर्शन है किस चीज के बारे में बात करेगा? वो बात करेगा कि मौर्याज के टाइम में सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, और ये बात करता है कि हाँ भाई, एंड इट इज द रिच मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी।
सही बात है, अगर मेरे को एंशंट इंडिया की पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़नी है मौर्याज की, तो वो दे रखी अर्थशास्त्र में, और अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने लिखी। ठीक, उसके अलावा और कुछ और अलग अलग राइटर आए, जैसे भाष, शूद्रक, कालिदास, बाणभट्ट, इन्होंने भी अपने अपने किताबें लिखी, इनको पढ़ेंगे हम। अपार्ट फ्रॉम देयर लिटरेरी वैल्यू, अब इन्होंने जो चीजें लिखी वो ठीक है, लेकिन ये राइटर्स अपनी किताब में साथ साथ में क्या लिखेंगे? मिरर द कंडीशंस ऑफ द टाइम्स टू विच द राइटर्स बिलोंग्ड। जैसे मान लो आज की डेट में यू आर राइटर और तुम अगर कुछ लिखना चाह रहे हो, तुम्हारा मन है मैं कोई किताब लिखूं, तो मतलब तुम कोशिश भी करके इस चीज से अपनी बुक को मतलब ऐसा नहीं कर पाओगे कि तुम्हारी बुक में तुम किस टाइप की पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है उससे बच पाओ और डालोगे उसके अंदर। ठीक, कैसी सोसाइटी चल रही है, मतलब सोसाइटी इकोनॉमी पॉलिटी, ये चीजें डालनी पड़ेंगी। इनमें से किसी ना किसी एक चीज का तो वर्णन करोगे। अगर तुम लव स्टोरी भी लिख रहे हो ना, तो भी उसके अंदर तुम बताओगे कि हाँ भाई, दिस वाज द सोसाइटी, इधर द सोसाइटी एक्सेप्टिंग द दिस काइंड ऑफ सिस्टम और सोसाइटी वाज अगेंस्ट दिस सिस्टम, ये डालनी पड़ेगी। तो उस टाइम का राइटर जो है वो अपने टाइम की कंडीशंस बताएगा कि हाँ भाई, मेरी सोसाइटी में ये कंडीशन थी, मेरा राजा ऐसा था, मेरा राजा कामचोर था, मेरा राजा काम कर रहा था। ठीक, तो इस अलग अलग लोग आते हैं। कालिदास आ गया, कालिदास ने अलग अलग कविताएं लिखी, अलग अलग ड्रामा लिखा, और इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है इसका नाम है अभिजान शाकुंतलम। अभिजान शाकुंतलम। अब देयर इज अ थिंग, अगर जिंदा हो तो जिंदा आना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1, किसने ट्रांसलेट किया अभिज्ञान शाकुंतलम को इंग्लिश में? किसने ट्रांसलेट किया अभिज्ञान शाकुंतलम को इंग्लिश में? और उस आदमी के बारे में कम से कम उसका इंट्रोडक्शन दो। ठीक, कमेंट करो नीचे, कमेंट इन द बॉक्स, कमेंट बॉक्स। ठीक, किसने ट्रांसलेट किया भगवत गीता को इंग्लिश में? इसके बारे में भी बताओ। तो कालिदास की किताब क्या थी? अभिज्ञान शाकुंतलम। अच्छी खासी उसके अंदर ग्रेट क्रिएटिव कंपोजिशंस है। दे प्रोवाइड अस विद ग्लिम्पसेस ऑफ द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया इन द एज ऑफ गुप्तास। ठीक, तो अभिज्ञान शाकुंतलम और जो राइटिंग्स हैं, ये हमको किस चीज के बारे में बात बताती हैं? ये कहती हैं कि भाई इंडिया के अंदर सोशल और कल्चरल लाइफ कैसी थी इन गुप्ता टाइम। अब गुप्ता टाइम कब आएगा उसको पढ़ेंगे हम। अब संस्कृत सोर्सेस के अलावा हमारे पास कुछ तमिल टेक्स्ट भी हैं। अब देखो क्या क्या कहते हैं कि तमिल वाले जो लोग हैं ना, वो कहते हैं कि हमारे पास संगम हुआ। क्या हुआ? संगम। व्हाट इज संगम? संगम इज बेसिकली मीटिंग ऑफ द पोएट्स, मीटिंग ऑफ पोइट लगा लो या राइटर लगा लो, ठीक है, इन लोगों की मीटिंग हुई, और ये जो मीटिंग के अंदर जो भी लिटरेचर आया, जो भी चीजें लिखी गई, उसको बोल देंगे हम लोग संगम लिटरेचर। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो संस्कृत के साथ क्या क्या चीजें आती है अपने पास, तमिल टेक्स्ट भी मिलते हैं, और ये तमिल टेक्स्ट कैसे मिलेगा अपने को? संगम लिटरेचर के तौर पे मिलेगा। अब मैंने बता दी संगम लिटरेचर क्या है। अब ये संगम लिटरेचर वाज प्रोड्यूस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 centuries बाय पोइट्स। मतलब ये जो संगम चला, ये मीटिंग चली पोइट्स की, ये 3 से 4 सेंचुरीज तक चली। मतलब अलग अलग राजाएं और अलग अलग राजाओं ने ये मीटिंग लगातार जारी रखी। ठीक, 3 to 4 century by poets who assembled in colleges या meetings patronized by chief and king। और इस टाइप की मीटिंग को बोल दिया इन्होंने संगम। इसके बारे में बात कर चुके हैं अभी की जैसे। एंड लिटरेचर, जो भी लिटरेचर यहां से निकला उस लिटरेचर को बोल दिया संगम लिटरेचर। और ये जो क्या कह रखा है, जो भी कंपाइलेशन हुई है, इट इज एट्रीब्यूटेड टू फर्स्ट 4 क्रिश्चियन सेंचुरीज। पहली 4 क्रिश्चियन सेंचुरीज के अंदर ये सारा का सारा कंपाइलेशन हुआ है, और जो फाइनल कंपाइलेशंस है ये हुई होंगी 6ठी सेंचुरी के अंदर। इसको भी मत दिमाग पे जोर देना, बस पढ़ लो। अब संगम लिटरेचर के अंदर अबाउट 30,000 लाइन्स ऑफ पोइट्री
विच आर अरेंज्ड इन 8 एंथोलॉजीज। अब कोई कहेगा सर ये एंथोलॉजी क्या होती है? पर एंथोलॉजी कुछ नहीं होती है, एंथोलॉजी इज जस्ट अ नॉर्मल बुक। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 10 अलग अलग पोइट हैं, इन सब अलग अलग पोइट्स या फिर ऑथर्स का काम एक किताब में डाल दूं, तो उस किताब को मैं एंथोलॉजी बोल दूंगा। इतनी सी बात है। तो अपने पास क्या है? अपने पास 30,000 लाइन्स ऑफ पोइट्री हैं 8 एंथोलॉजीज के अंदर। इसको बोल दिया इट्टू टोकई। क्या बोल दिया इसको भाई? इसको बोल दिया आपके, आई होप आप लोगों के पास कॉपी और पेन है भाई, अपनी नोटबुक निकाल लो और चीजों को एक बार लिखते चलो। इट्टू टोकई, ये वर्ड्स आपके हाथ से निकल जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कुछ लिखा है। ठीक, इट्टू टोकई। द पोएम्स आर कलेक्टेड इन ग्रुप्स ऑफ हंड्रेड्स सच एज पुरानानुरु, द 400 ऑफ द एक्सटीरियर एंड अदर्स। तो पुरानानुरु क्या है? पुरानानुरु इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम। ठीक, क्या? पुरानानुरु, इट्टू टोकई। और भी दो, देर आर 2 मेन ग्रुप्स, जिसको बोलते हैं पति नेन किल कनक्कू। पति नेन किल कनक्कू, इसको बोल दिया 18 लोअर कलेक्शन। एंड पट्टू पट्टू इज द 10 सॉन्ग्स। ठीक, दिस इज इट्स ट्रांसलेशन। अब जो ये पति नेन किल कनक्कू है, इट इज अज्यूम्ड टू बी ओल्डर देन द लेटर and hence considered to be of much historical importance. संगम टेक्स्ट के अंदर बहुत सी लेयर्स हैं, लेकिन एट प्रेजेंट हम लोग एस्टेब्लिश नहीं कर पाते। कैनॉट एट प्रेजेंट दे कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट। लेकिन जो इसके अंदर जो लेयर्स हैं, अलग अलग चीजों का जो इवोल्यूशन हुआ है, जो टेक्स्ट का इवोल्यूशन हुआ है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इवोल्यूशन। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगी वैसे वैसे इसके अंदर चेंज आएगा। जग रहे हो ना सारे के सारे? एवरीवन इज अप। संगम टेक्स्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक टेक्स्ट। संगम टेक्स्ट वैदिक टेक्स्ट से डिफरेंट है, पर्टिकुलरली ऋग्वैदिक टेक्स्ट से। कैसे? संगम के अंदर कोई रिलीजियस लिटरेचर नहीं है। द शॉर्ट एंड लॉन्ग पोएम्स, जो इसके अंदर संगम के अंदर जो पोएम्स हैं, वो अलग अलग पोएट्स ने बनाई हैं। किस लिए बनाई हैं? कि वो अपने खुद के हीरो और हीरोइंस को प्रेज कर सके, अपने राजाओं को प्रेज कर सके। लेकिन ऋग्वेदा के अंदर किस चीज के लिए है? ऋग्वेदा के अंदर वो प्रेयर्स हैं। क्या है ऋग्वेदा के अंदर? प्रेयर्स हैं, प्रार्थनाएं हैं भगवान को लेके। इसलिए जो संगम टेक्स्ट इज सेक्युलर इन नेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इट इन माइंड। व्हाट इज इट? इट इज सेक्युलर। संगम टेक्स्ट इज सेक्युलर। S इज इक्वल टू S, याद रहेगा। दे आर नॉट प्रिमिटिव सॉन्ग एंड इनकी अच्छी खासी हाई क्वालिटी ऑफ लिटरेचर है। बहुत सी जो पोएम्स हैं मेंशन अ वॉरियर और चीफ और किंग बाय नेम एंड डिस्क्राइब हिज मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स इन डिटेल। बहुत सी पोएम्स के अंदर क्या कर रखा है कि यहाँ एक राजा के बारे में बात कर रखी है, ठीक है, किसी चीफ के बारे में बात कर रखी है कि हाँ भाई इस राजा या फिर इस चीफ ने कहां कहां जाके कौन कौन सी जीत हासिल की, कहां पे उसने मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स किए। ठीक है, द गिफ्ट्स मेड बाय हिम टू बार्ड्स एंड द वॉरियर्स, जो गाना बजाने वाले हैं उनको उस राजा ने क्या गिफ्ट दिए, वॉरियर्स को क्या गिफ्ट दिए, वो इन पोएम्स में है। दीज पोएम्स मे हैव बीन डिसाइडेड इन कोर्ट्स, राजाओं के कोर्ट्स में गाई जाती होंगी ये कि हमारा राजा तो ये है, हमारा राजा वो है, हमारा राजा ने पाकिस्तान को हरा दिया, हमारे राजा ने बांग्लादेश को कूट दिया, यूएस से जो है घुटने टेक दिए। ठीक, दे आर कंपेयर्ड विद द heroic पोइट्री ऑफ होमेरिक एज। ठीक, वही बात है, सारी की सारी बात वही कर रखी है कि यहाँ पे हीरोज के बारे में बात कर रखी है। इट इज डिफिकल्ट टू यूज दीज टेक्स्ट फॉर द हिस्टोरिकल पर्पस। देखो एक बात बताऊं कि अगर कोई पोइट अपने राजा के बारे में कुछ लिख रहा है ना, तो वो वो राजा कब है, उस राजा के कंटेम्प्रेरी कौन कौन था, इसके बारे में वो बता देगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि उसने वो चीजें उसके बारे में लिखी हैं वो सच होंगी। मतलब ये चीज, जैसे कि मैं कहूं कि मेरे इंडिया जो है, इंडिया के कंटेम्प्रेरी डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। अब मैं एक बहुत बड़ा पॉइंट हूं और मैं बहुत लॉयल हूं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को लेके, और मेरे को बड़ा चढ़ा के लिखना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा भाई हमारे नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से 10 फुट ऊपर, 10 फुट ऊंचे,
756 इंच का सीना, ऐसे डोनाल्ड ट्रंप को अगर फूंक मारता तो डोनाल्ड ट्रंप उड़ जाया करता। तो इसमें हाँ भाई ये चीज तो सच है कि हाँ भाई एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, एक यूएसए का प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उसके अलावा जो सब चीजें हैं वो सब झूठी हैं। तो इसलिए कह रहा है कि परहैप्स नेम्स, टाइटल, डायनेस्टीज, टेरिटरीज और वॉर्स ये तो शायद पार्टली रियल होंगी, हो सकता है ये रियल हो, लेकिन और चीजें जरूरी नहीं है कि सब सच हो। Some of the Chera kings in the Sangam text appear as donor in inscriptions of the 1st and 2nd century AD। ठीक, अब संगम टेक्स्ट के अंदर कुछ सेटलमेंट्स आ रखी हैं कि हाँ संगम टेक्स्ट कहता है कि एक जगह है कावेरी पट्टनम। अब जब हमने वहां पे जाके खुदाई की तो हमको समझ में आया कि अच्छा, जैसे कि मैंने तुमको एक कागज दे दिया, मैंने कह दिया कि यार इस कागज में लिख रखा है कि कावेरी पट्टनम नाम की एक जगह है, तो तुम क्या करोगे? इस कागज से पहले तो तुमको पता ही नहीं था कावेरी पट्टनम कुछ है भी। अब ये मैंने तुमको एक कागज दे दिया, इससे की वजह से तुमको पता लगा कि कावेरी पट्टनम नाम की एक जगह है। अब तुम जाओगे और वहां पे खुदाई करोगे तो तुम अटेस्ट करोगे कि हाँ भाई सही बात है, भाई यहाँ पे एक जगह तो है। तो संगम टेक्स्ट ने क्या कहा, बहुत से सेटलमेंट्स के बारे में बात करती है, जैसे कावेरी पट्टनम, इसकी हमने खुदाई की, आर्कियोलॉजिकल इसको खोदा, जमीन खोद के देखा तो पता लगा कि यहाँ पे कावेरी पट्टनम नाम की एक जगह है। साथ साथ में संगम टेक्स्ट किसके बारे में बात करता है? यवन्स के बारे में बात करता है। व्हाट इज यवन? यवन इज ग्रीक। और ये लोग यहाँ पे आते हैं, ये आते हैं क्या करते हैं, खुद के वेसल्स में आते हैं और पेपर खरीदने आते हैं, काली मिर्च। काली मिर्च किसके बदले खरीदेंगे? गोल्ड देंगे, वाइन देंगे, विमेन स्लेव देंगे, यहाँ के लोगों को ये सब चीजें देंगे और खरीद के ले जाएंगे काली मिर्च। दिस ट्रेड इज known not only from Latin and the Greek writing but also from the archaeological record. Sangam literature is very major source of Sangam literature क्या है? It is a source of information of social, economic and political life living in the Tamil Nadu and early Christian centuries। ठीक है, कोई दिक्कत? कि संगम लिटरेचर से हमें पता लगता है कि कैसी सोशल सोसाइटी थी, कैसी इकोनॉमी थी, कैसी पॉलिटिकल लाइफ थी किन लोगों की, जो लोग तमिलनाडु के डेल्टाइक रीजन में रह रहे थे। और जो जो बताया संगम लिटरेचर ने ट्रेड और कॉमर्स के बारे में, तो उसको हमने अटेस्ट करने की कोशिश की फॉरेन अकाउंट से और आर्कियोलॉजिकल फाइंड से, और हमने उसको अटेस्ट कर लिया। तो दिस वाज व्हाट, दिस इज बेसिकली लिटरेरी सोर्स। इसको यार लगातार 2 बार रिकॉर्ड करना पड़ा है एनीवेज, और कोशिश की है कि सेम एनर्जी के साथ किया गया हो। यार दिस वाज इट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। देखो ये मैंने पूरा करवा रखा है यहाँ तक का। एक सेकंड दो यार। तो दिस वाज इट। इसके बाद वी आर गोइंग टू कवर द फॉरेन सोर्सेज या फिर फॉरेन अकाउंट्स। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बी सीरियस, खुद के साथ सीरियस रहो यार, ठीक? कीप ग्रोइंग, कीप एंजॉइंग। जय हिंद।